हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो अगर आपने पिछले साल के पुराने जो क्वेश्चन पेपर है वो देखे हैं तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स हैं। उसमें से 5-6 क्वेश्चंस जो हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। दीज आर ऑल फ्रॉम योर ब्लॉक 1 यूनिट 2 जो है आपका MEG4 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का। तो जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म। ये आपको 20 मार्क्स के लिए आए। इसके अलावा ब्लूम्सफील्ड, देन सॉशोरियन प्रिंसिपल ऑफ साइंस सिस्टम एंड सॉशोरियन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेस ऑफ सापिर एंड ब्लूम्सफील्ड। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए। एंड लॉन्ग एंड पैरोल, ये बहुत बार आपको शॉर्ट नोट्स में आएगा। एंड वन मोर क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर एंड इट्स डिफरेंस फ्रॉम ब्लूम्सफील्ड्स मॉडल। तो ये जो सारे क्वेश्चंस है ये इनके आंसर आपको यूनिट 2 में मिलेंगे। बट क्योंकि समटाइम्स स्पेशली व्हेन आई वाज रीडिंग दिस लाइक इग्नू की बुक्स में जो सिलेबस दिया था जब मैं रीड कर रही थी, सो आई जस्ट फेल्ट लाइक जो वहाँ लिखा है मुझे समझ में आ रहा है, बट व्हाट एम आई सपोज टू डू विद दिस इन्फॉर्मेशन, लाइक मैं इसको रिटेन कैसे करूँ और मुझे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब मैं जाके इसको एग्जाम में लिख पाऊंगी। दैट वाज वन ऑफ माई डिफिकल्टीज, बिकॉज समझ में आ रहा है हाँ ये हो रहा है, बट हाउ डू आई प्रोजेक्ट इट, हाउ डू आई राइट इट, हाउ डू आई कन्वर्ट इट इनटू मार्क्स। तो हम जो है इसको क्वेश्चन वाइज लाइक जो टॉपिक्स हैं हम उसे क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक। तो आपको समझ में आएगा कि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए अगर ये लिखा हुआ है तो आपको क्या आंसर लिखना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रक्चरलिज्म। So structuralism stands for a school of thought that developed in 1960s in France and its attempt to discover the objective meaning of human culture. Human culture का जो objective meaning है उसको समझने के लिए ये जो term है ये coin किया गया था। So the person behind this was Levi Strauss और उन्होंने सोचा था कि वो objective meaning निकाल पाएंगे already उन चीज़ों के पीछे जो exist करती हैं, वो चीज़ें which could be analyzed independently of their particular application, और उनका जो meaning है उसकी स्टडी वो लोग कर पाएंगे तो उन्हें एक साइंस मिलेगा उसके पीछे। तो इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है हमारी बुक में, विच इज़ स्ट्रक्चरलिज्म अपीयर्स टू मेक पॉसिबल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस एंड ऑब्जेक्टिव ह्यूमन साइंस बिकॉज इट प्रोवाइड्स दोज साइंसेज विद देयर ओन इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो ये तो हुआ स्ट्रक्चरलिज्म का मीनिंग। यानी हम इन शॉर्ट लाइक अभी भी शायद अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम जो है ऑलरेडी जो चीज़ है जैसे जो लैंग्वेज है वो ऑलरेडी है, लोग बोल रहे हैं, बट उसके पीछे का जो लॉजिक है उसके पीछे अगर हम उसको एनालाइज करें, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं घर गई थी, तो मैंने बोला आप समझ गए, बात खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का साइंस क्या है वो समझने के लिए हमें स्ट्रक्चरलिज्म को समझना पड़ेगा। Therefore, as a school of thought, structuralism cannot be reduced into a single movement या trend, क्योंकि एक चीज़ के बेसिस पे आप उसको नहीं कह सकते। इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा है, तो हम उसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं हमारे जो स्ट्रक्चरलिज्म है, सिर्फ इसने लेवाइस एक ही इंसान है, इसके अलावा जो सॉशियर है उन्होंने भी स्ट्रक्चरलिज्म पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी है जो हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है सॉशोरियन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स, तो आपको यहाँ से जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ डिस्कस कर रही हूँ वो आपको लिखना है। ये आपको ब्लॉक 2.3 हेडिंग के अंदर मिल जाएगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स द सॉशोरियन प्रिंसिपल्स। तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स है ये उनकी बुक में पब्लिश हुआ था, उनकी डेथ के बाद जो है ये बुक पब्लिश हुई थी। बुक का नाम था कोर्स द लिंग्विस्टिक जर्नल CLG। इसमें उन्होंने कुछ 2-3 टॉपिक स्पेसिफिकली जिनकी बात की है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है लॉन्ग एंड पैरोल। तो ये लॉन्ग एंड पैरोल आपको अगर जैसे मान लीजिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप जो 3 चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, लॉन्ग एंड पैरोल, आर्बिट्ररीनेस एंड साइन, और इसके अलावा the dichromatic and syncromatic study of languages and the oppositional structure of language। तो ये चारों चीज़ें जो है आपको लिखनी पड़ेंगी अगर ये आपको क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए आता है तो। लेकिन बहुत बार जो है आपको देखने मिलेगा कि आपको शॉर्ट नोट्स में लॉन्ग एंड पैरोल वगैरह के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, तो आपको सिर्फ उतना पार्ट लिखना है। तो जब सॉशियर है उन्होंने इसको लाइक लैंग्वेज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने क्या बोला कि लॉन्ग इज़ द सिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। सिस्टम या स्ट्रक्चर जो है लैंग्वेज का वो लॉन्ग है। वहीं जो पैरोल है इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज और एक्चुअल स्पीच। यानी ग्रामर की जब हम बात करते हैं कि हैज़, हैव, हैड, बीन, ये सब चीज़ें जो है जो स्ट्रक्चर है उसका कि आई पहले आएगा एम बाद में आएगा, क्यों नहीं वो एम आई हो जा रहा है अगर वो सेंटेंस है तो ये सब चीज़ें जो है ये लॉन्ग है। वहीं पैरोल जो है वो मेरी एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग जो मैं अभी कर रही हूँ दैट इज़ पैरोल। अकॉर्डिंग टू सॉशियर विद इन द होल फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक एक्टिविटी
all language, we should distinguish between the language system and the speaking or writing language, that is the parole. यानी लॉन्ग और parole के बीच में जो है डिस्टिंक्शन को समझाने की उन्होंने कोशिश की है. तो उसको उन्होंने 3 चीज़ों से समझाया है. सबसे पहला है largage, LARRGAGE. ये क्या है? एज द जनरल कैपेसिटी दैट डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम एनिमल्स, इंसान और जानवर के बीच का फ़र्क. वहीं जो लॉन्ग है एज अ लैंग्वेज स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ वोकेबलरी, प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ईडियम्स, रूल्स एंड प्रोनाउंसिएशन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. तो ये जो हुई हमारी लॉन्ग. और वहीं parole जो है एज अ लैंग्वेज बोथ स्पीच और राइटिंग यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट, यानी जब आप वो प्रोसेस कर रहे हो बोलने के लिखने के जो भी है उसको हम बोलते हैं parole. For Saussure, language is something that is one social and constraining. यानी दोनों चीज़ है. It is both a social product of the faculty of speech and collection of necessary conventions that have been adopted by social body to permit individual to exercise that faculty. तो बहुत डिफ़िकल्ट सा लग रहा है ना कि क्या क्या उन्होंने बोल दिया. इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो पहले का मतलब ये है, जब मैं उसको बोलती हूँ कि लैंग्वेज जो है वो लॉन्ग जो है इट इज़ सोशल, विच मीन्स कि ये एक सोसाइटी को बिलोंग करती है. जब मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज तो वो मुझे या आपको बिलोंग नहीं करती. इट बिलोंग्स टू द कंप्लीट सोसाइटी. इट्स नॉट पर्सनल, राइट? इट्स नॉट माई ओन. वही जो कंस्ट्रेनिंग की बात जहाँ चल रही है तो इट इज़ एन इंडिविजुअल एक्ट. जब मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ लेकिन मैं अपने तरीके से बात कर रही हूँ, मेरी इंग्लिश और कोई अमेरिकन बंदा है उसकी इंग्लिश बहुत अलग होगी. मेरी इंग्लिश जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ और अगर कोई इंडिया में ही जो इंसान है लेकिन वो मेरी सेम लेवल को बिलोंग नहीं करता है, मे बी ही कम्स फ्रॉम अ विलेज या फिर वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी से आता है, अगेन उसकी और मेरी लैंग्वेज जो है वो अलग अलग होगी. इवन दो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश बट उसमें डिफरेंसेस होंगे. तो ये हुआ पहला पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक का, सॉश्योर का. दूसरा पॉइंट जो है वो है आर्बिट्ररीनेस ऑफ साइन. तो लिंग्विस्टिक साइन जो है उसमें उन्होंने 2 चीज़ों की बात की है. एक है सिग्निफायर और दूसरा है सिग्निफाइड. तो जो सिग्निफायर है इट इज़ अ साउंड या फिर इमेज, जो भी है साउंड या इमेज. वहीं जो दूसरा सिग्निफाइड है इट मीन्स द कॉन्सेप्ट. सो सॉश्योर बिलीव्ड कि जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है उनके बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है. इट्स प्योरली आर्बिट्ररी. तो हम एक अपने पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब मैं कहती हूँ पानी तो पानी इज़ पानी, उसके पीछे ऐसा कुछ पानी बस पानी या वाटर WATER वाटर, उसके पीछे पानी जैसा कोई क्वालिटी है नहीं. इट्स बिकॉज हमें बचपन से बताया गया है दिस इज़ पानी और दिस इज़ वाटर. तो जब मैं पानी बोलती हूँ तो आपके मन में पानी की इमेज बन जाती है बट उसके पीछे कोई रिलेशन नहीं है, लाइक कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है. इट्स वेरी थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है डायक्रॉनिक एंड द सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. तो जो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक है इट स्टडीज is concerned with relations of succession between individual item के जो studies है उससे वो related है, which speakers are unaware of and which are not quite systematic. वही जो synchronic study of language है that is the linguistic system in a particular state at a point of time. तो जो डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है इट इज़ द स्टडी ऑफ इट्स इवोल्यूशन इन टाइम. यानी लैंग्वेज जो है वो जब शुरू हुई थी, जब इंग्लिश भी बनी थी, हम उसके आगे अगर इंग्लिश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंग्लिश जब बनी थी तब से अभी तक जो है इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट. लाइक थ्रू आउट उसका जो इवोल्यूशन हुआ है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो वो हुआ हमारा डायक्रॉनिक. वहीं जो सिंक्रोनिक हुआ इट्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लाइक इट्स द स्टडी ऑफ द लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर स्टेट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि अभी वो कैसी है, अभी वहाँ क्या हो रहा है, अभी इस लैंग्वेज में क्या चीज़ें चल रही हैं. सो वी टॉकिंग अबाउट दैट. एंड फाइनली द फोर्थ पॉइंट इन सॉश्योर्स स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक इज द अपोजिशनल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. ऐसे कहा जाता है कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ अपोजिशंस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स. तो जो सॉश्योर है उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि जो रिलेशन बिटवीन साइंस है उसको 2 तरीक़ों में बांटा है. पहला है सिंटैग्मेटिक, दूसरा है पैराडिग्मेटिक. तो सिंटैग्मेटिक जो है ये एक लीनियर रिलेशन है, वहीं जो पैराडिग्मेटिक रिलेशन है वो एसोसिएटिव है. यानी सिंटैग्मेटिक इज़ लीनियर, पैराडिग्मेटिक इज़ एसोसिएटिव. सिंटैग्मेटिक जो है उसमें साउंड्स, फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंसेस ये सब को जो है आप एक फिक्स सीक्वेंस में, फिक्स कॉम्बिनेशन में बांध दोगे तो आपको सिंटैग्मेटिक मिलेगा. वहीं उसका जो उल्टा है वो पैराडिग्मेटिक हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मान लीजिए एक वर्ड है कार, CAR, कार. इसकी अगर 3 साउंड यूनिट्स की बात की जाए तो क्या हुई, वो क, आ और रा. ये आपकी जो 3 यूनिट्स है उसकी बात कर रहे हैं. तो इन 3 यूनिट्स का जो रिलेशनशिप है वो है सिंटैग्मेटिक, क्योंकि मैंने कहा था कि वो लीनियर होता है. ठीक है, का, आ और रा, कार. अब हम पैराडिग्मेटिक यानी उसकी बात करेंगे जो कि पॉसिबल नहीं था. अब ऐसा मान लीजिए कि के की जगह वहाँ पे अगर
क साउंड की जगह वहाँ ब साउंड होता तो वो क्या हो जाता, बार। अगर वो क की जगह ना होके ड हो जाता तो वो हो जाता डार। तो जो चीज़ें वहाँ नहीं है, जो ये जो ब, ये ट, ये फ जो वहाँ नहीं है क की जगह पे, ये हो जाएंगे मेरे पैराडिग्मेटिक। इसके लिए एक जो डायग्राम है इग्नू की बुक्स में दिया हुआ है, जो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसको उन्होंने दो चीज़ों में बताया है कि जो रिलेशनशिप प्रेजेंट है उसे वो कहेंगे प्रेजेंटिया, और जो रिलेशनशिप एब्सेंट है उसे कहेंगे एब्सेंटिया। तो आई होप आपको सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक समझ में आया होगा। ये जो है 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे सोशियोर के स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक के लिए। इसके लिए उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है। लाइक ये जो था, मैंने एक वर्ड का आपको एग्जाम्पल दिया है, अगर मैं इसे सेंटेंस में देना चाहूँ तो उसको भी हम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जॉन लाइक्स बनानास, तो उन्होंने कहा कि जॉन की जगह पे अगर मैं मैरी बोलूँ, मैं टिम बोलूँ या द बॉय बोलूँ तो भी बात तो वही रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप हुआ मेरा जॉन लाइक्स बनानास। अगर मैं जॉन की जगह मैरी डाल देती तो जो जॉन, मैरी, टिम या जो दूसरे जो वर्ड्स हैं, जॉन के अलावा जो दूसरे वर्ड्स हैं, मैरी, टिम या कोई भी और, वो क्या हुआ, पैराडिग्मेटिक, यानी वो एब्सेंट है, एब्सेंटिया। और सिंटैग्मेटिक जो मेरे प्रेजेंट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम आया तो आप इसको अच्छे से समझा पाएंगे। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लिए। सोशोरियन प्रिंसिपल ऑफ साइंस सिस्टम, सोशोरियन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक एंड ऑल्सो द शॉर्ट नोट अबाउट लॉन्ग एंड पैरोल, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन एंड यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म। तो सबसे पहले चीज़ जो हमें याद रखनी है, जो समझनी है, वो ये है कि इवन दो यूरोप में भी एंड अमेरिका में भी इंग्लिश ही बोली जा रही थी, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चरलिज्म की स्टडी है, जो वो लोग एक साथ एक ही टॉपिक पे नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट वर्किंग ऑन द सेम डायरेक्शन ऑन द सेम फील्ड। उनके जो साइंटिस्ट थे वो भी अलग अलग थे, और जो साइंटिस्ट है उनकी जो सोच है वो भी अलग अलग है, वो सेम चीज़ नहीं सोचते हैं। तो हमारे जो अमेरिकन साइंटिस्ट हुए वो हुए जैसे कि ब्लूम्सफील्ड, बोआस और सापिर। इन लोगों ने जो चीज़ें दी हैं वो अमेरिकन साइड से आई हैं, और यूरोपियन जो हमारे लिंग्विस्टिक थे वो थे फर्डिनांड सोश्यूर। तो इन्होंने जो चीज़ों पे फोकस किया है वो सबसे पहले वो चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि जो यूरोपियन लिंग्विस्टिक थे, दे अंडरस्टूड स्ट्रक्चरलिज्म एज द अरेंजमेंट ऑफ अ होल इन पार्ट्स and demonstrable coherence of these reciprocably conditioned parts in the whole in the parts and the coherence of these conditioned parts in the whole। वहीं जो अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे उनके लिए क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स एज इट इज़ ऑब्जर्व्ड एंड द कैपेसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन। यानी वो क्या करते थे कि एलिमेंट्स ढूंढेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, और फिर वो सोचेंगे कि अगर इसकी जगह मैं ये रख देता, उसकी जगह वो हो जाता, ऐसा कुछ होता तो क्या होता। तो ब्लूम्सफील्ड वगैरह इनकी जो जो थ्योरीज है, ये सब हमें अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए एक और उन्होंने चीज़ जैसे कि बुक में दी हुई है, इफ़ यूरोपियन स्कॉलर्स वर इंटरेस्टेड इन एंशियंट लैंग्वेजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस फॉर देम, द अमेरिकन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट वर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग द अमेरिकन इंडियन लैंग्वेजेस। आप अंतर समझ रहे हैं दोनों के बीच में। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म to write the grammar of exotic languages in American Indian tribes, और बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं उनके उन्होंने नाम दिए हुए हैं। तो ऑफ कोर्स उनका जो बेस है, जो यूरोपियंस हैं वो लोग अपनी यूरोपियन लैंग्वेजेस, बहुत सारी यूरोप में लैंग्वेज थी, उनसे वो लोग एंशिएंट लैंग्वेजेस से वो इंग्लिश को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो अमेरिकन लोग हैं वो लोग उनके वहाँ के लैंग्वेजेस से उसको आगे बढ़ाने की, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो यहीं से जो उनका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो शुरू हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सापिर से, हमें समझ में आएगा कि और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके स्ट्रक्चरलिज्म में। तो सापिर से समझने वाली चीज़ ये है कि वो जो है मैकेनिक की जगह मेंटलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे, वहीं जो ब्लूम्सफील्ड है वो मैकेनिज्म पे ज़्यादा ध्यान देते थे। आई नो हम अभी सापिर डिस्कस कर रहे हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ चुके हैं कि ब्लूम्सफील्ड और सापिर के जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इवन दो दे वर बोथ वर्किंग इन अमेरिका, और वो दोनों अमेरिकन स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ही आएंगे, लेकिन उनके बीच में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है। सो जो सापिर है, अकॉर्डिंग टू हिम द मोस्ट स्ट्राइकिंग फैक्ट वॉज द एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी। यानी कि उनका ये कहना था कि द लैंग्वेज जो है as a structure is on its inner face and the mold of thought, and there is no more striking general fact about language than its universality। यानी कि वो कह रहा है कि अगर कोई अफ्रीकन, जो मान लीजिए अफ्रीका में कोई सबसे छोटी जगह पे जो बहुत ही लोलीएस्ट साउथ अफ्रीकन बंदा है,
will speak in the forms of a rich symbolic system that is in essence perfectly comparable to the speech of a cultivated Frenchman। यानी कोई बहुत पढ़ा लिखा फ्रेंच आदमी है और ये जो बोल रहा है, इन दोनों का जो एसेंस है इट्स गोइंग टू बी इन द सेम फॉर्म। जो भी चीज़ वो बोल रहे हैं वो कंपेरेबल होगा। सापर रिफ्यूज टू लुक एट द लैंग्वेज थ्रू मैकेनिस्ट मेथड, लाइक वो मैकेनिज्म वाली चीज़ों से उन्होंने बोला कि नहीं, मैं उसको ऐसे नहीं देखूंगा। वो हर चीज़ को मेंटलिस्टिक वे में देखना चाहते थे। वहीं जो ब्लूम्सफील्ड है वो हर चीज़ को या तो मैकेनिस्टिक या फिर बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में देखना चाहते थे। अब हम ब्लूम्सफील्ड की बात करते हैं। तो ब्लूम्सफील्ड, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो बिहेवियरिज्म या मैकेनिज्म पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तो उन्होंने क्या किया है कि जो लैंग्वेज है उसको एक साइंस की तरह आगे डेवलप करने की कोशिश की है। वो चाहते थे कि इसके पीछे का जो साइंस है वो बाहर आए। तो यहाँ उसका एग्जांपल उन्होंने दिया है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स स्कीमा के थ्रू उन्होंने ये एग्जांपल दिया है। सो एस इज़ फॉर स्टिमुलस, आर इज़ फॉर रिस्पॉन्स। तो उन्होंने बोला कि जैक एंड जिल जा रहे थे कहीं, जिल को भूख लगी तो उसने वहाँ पे एक एप्पल का पेड़ देखा। एप्पल का पेड़ देख के उसने क्या बोला, जैक को बोला जिल ने कि तुम जाओ वो एप्पल तोड़ के मुझे दो, मुझे भूख लगी है। तो उसको उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, शी मेक्स अ नॉइस विथ हर larynx, टंग एंड लिप्स। जैक hears the request and climbs on the tree to get the apple, which then Jill devours। तो अब इसमें क्या है कि एक स्टिमुलस है, यानी जिल को भूख लगी, स्टिमुलस जागा उसके अंदर और उसने क्या किया, जैक को बोला कि जाओ तुम वो फल तोड़ के लाओ। अगर जो था उसका स्टिमुलस, वो खुद उसका स्टिमुलस जागा और वो खुद उसके रिस्पॉन्स में जाके वो पेड़ से फल तोड़ लाती तो उसे लैंग्वेज की ज़रूरत भी नहीं थी। बट क्या हुआ कि उसका स्टिमुलस जागा तो उसने क्या बोला, उसने जैक को बोला कि तुम तोड़ के लाओ। तो अब जो जैक है रिस्पॉन्स में उसने क्या किया, वो गया पेड़ से फल तोड़ा और उसने जिल को दे दिया। The substitute response of Jill leads to a substitute stimulus or linguistic stimulus for Jack. He hears her request and then this caused the real or practical response. जो response वहाँ पे हुआ है वो language की वजह से हुआ है। Since Bloomsfield's main concern was to develop linguistic into science, वो चाहते थे कि जो linguistic है उसको science में बदल दिया जाए और इसीलिए जो है वो साइकोलॉजी को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जैसे ही वो साइकोलॉजी को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि सापिर चाहते थे, तो जो है वो उसकी साइंटिफिक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट से बाहर हो जाएगा। He refused to accept any psychological interpretation of linguistic fact and demanded a strictly mechanistic approach। अब इसी चीज़ को आगे और डिफाइन करते हुए उन्होंने जो है यूनिट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। जो डिस्ट्रीब्यूशनल रिलेशंस है उसको आइडेंटिफाई किया और 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कॉन्ट्रास्ट डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है फ्री वेरिएशन। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखने मिलती है, एक है एलोमॉर्फ और एक है एलोफोन। तो एलोमॉर्फ का एग्जाम्पल हुआ जैसे कि जो मेरा वर्ड है एस जो वर्ड है, इसको अगर मैं कैट के बाद लगाऊंगी तो वो हो जाएगा कैट्स। वहीं इसको मैं अगर कब्स के बाद लगाऊंगी तो मैं उसको कब्स स नहीं बोलूँगी बट ज बोलूँगी, कब्स। और इसी को अगर मैं बीच के बाद लगा दूँ तो मैं उसको बोलूँगी बीचेस। सो इवन दो इट्स द सेम वर्ड, लाइक सेम अल्फ़ाबेट एस, बट उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाएगा। और अगर मैं आपको एलोफोन का एग्जाम्पल दूँ तो वो हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए पिट, लिटिल एंड स्टॉप। तो जब मैं पिट बोलती हूँ उसमें जो ट है उसको मैं अलग तरीके से प्रोनाउंस करूँगी, जो कि मैं लिटिल में हम उसको उतना टी को फोकस नहीं करते हैं, हम थोड़ा अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो वो जो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है इसकी वजह से ये है एलोफोन्स और एलोमॉर्फ्स। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है कंट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि चेंज ऑफ मीनिंग हो जाएगा अगर जो है मेरे पेयर्स सिमिलर नहीं रहे तो। जैसे कि PAT पैट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट विथ BAT बैट। सो हैंस P and B आर फोनेम्स which means even sub-minimal pairs can be used to establish contrast, जैसे कि पैट या हैट या बैट, ये सब जो है ये फोनेम्स हुए। फिर फ्री वेरिएशन की बात उन्होंने की है, तो उसका एग्जांपल देते हुए उन्होंने बोला है कि ईदर, EITHER, इसको आप ईदर पढ़िए या आइदर पढ़िए, उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होने वाला है। द चेंज इन द साउंड डज नॉट लीड टू द चेंज इन द मीनिंग। इस तरीके से जो है उन्होंने सारे डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अमेरिकन स्टडीज़ थी, जो अमेरिकन स्ट्रक्चरल स्टडीज़ थी, वो लोग सब्स्टिट्यूशन और एसोसिएशन पे ध्यान देते थे। तो इसीलिए वो क्या करेंगे कि एक जो भी यूनिट है उनके पास में उसको वो छोटा छोटा करेंगे और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके कुछ और चीज़ उसमें डालने की कोशिश करेंगे, और फिर अगर वो सही हो जाता है तो वो उसको कुछ चीज़ का नाम देंगे, अगर वो गलत हो जाता है तो फिर उसको वो हटा देंगे।
जैसे कि उसका एग्जाम्पल दिया है कि एक सेंटेंस है जॉन लाइक्स बनाना, सो जॉन कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय बिल, द बॉय, माई सिस्टर, या जो भी कुछ है उससे वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो नाउन फ्रेज है दैट इज़ रिप्लेसेबल। लेकिन जो मेरा वर्ब फ्रेज है जहाँ पे मैंने बोला है कि जॉन ईट्स बनानास, तो मैं ईट को राइट नहीं कर सकती वहाँ पे, जॉन डजंट राइट बनाना, राइट, तो हम उसको वैसे चेंज नहीं कर सकते हैं। There was very little questioning about matters of theory and entire emphasis was on methodology of description, on questions such as how forms would be segmented, on how one could know where the segment, that is the discovery procedure। फिर ब्लूम्सफील्ड की मेथडोलॉजी को समझाने के लिए उन्होंने बोला है कि उसको पूरी तरीके से समझाने के लिए उन्हें 4 चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, फोनेमिक्स, मॉर्फेमेटिक्स, सिंटैक्स एंड डिस्क्लोजर। इसकी पूरी डेफिनेशंस वगैरह हैं, आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी, वहाँ से रीड करिए। इसके अलावा जो है इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो था वो था इमीडिएट कंस्टिट्यूएंट्स पे। सो इन ऑर्डर टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक, वन डिवाइड्स द अटरेंस इनटू 2 पार्ट्स विच आर इन टर्न डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि ओल्ड मैन एंड वुमन, तो पहले पार्ट में उन्होंने क्या किया है, क्योंकि हम उसको 2 हिस्सों में बांटेंगे, फिर हम उसको और 2 हिस्सों में बांटेंगे, हम तब तक बांटते रहेंगे जब तक आप उसको कहीं और इससे ज़्यादा नहीं छोटा कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, ओल्ड को अलग किया, मैन एंड वुमेन को एक कंस्टिट्यूएंट में बांट दिया। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया, ओल्ड मैन को एक इसमें रखा और एंड वुमेन को दूसरे इसमें रख दिया। इस तरीके का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और उन्होंने कहा कि दिस एनालिसिस merely provides a purely formal description without taking the classical grammatical categories or even the philosophical categories that establish the classical analysis of the sentence। तो इसके लिए उन्होंने आगे एक और एग्जांपल दिया। उन्होंने बोला कि जैसे जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वहाँ पे आपको टेंस आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है वर्ब फॉर्म में, यानी कि जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम बोलते हैं गो, वेंट, गॉन। तो मे बी जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, मुझे चाइनीज़ तो नहीं आती है, बट उनका ये कहना है कि जब आप टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर वर्ब को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मे बी वो कुछ और चीज़ चेंज करते होंगे वहाँ पर, तो आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो अमेरिकन लिंग्विस्ट है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करना था या ट्रांसलेट करना था, उनके इसमें अडॉप्ट करना था, तो इसीलिए जो यूज़ ऑफ न्यूट्रल मेथड्स जो है इट वाज रिलीव्ड देम फ्रॉम द बेसिस ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड सब्सिक्वेंटली फ्रीड देम फ्रॉम यूरोसेंट्रिसिज्म। तो यहाँ तक आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन आपको ब्लूम्सफील्ड की जो थ्योरी है वो उसने क्या क्या चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया, कैसे वो सापर की थ्योरी से अलग है, और जो हमारा यूरोपियन और अमेरिकन थ्योरीज़ हैं स्ट्रक्चरलिज्म की, वो भी आपको अंतर समझ में आया होगा दोनों का। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते तो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं मैं आगे क्या कवर करूँ। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।